नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की। देसा में देश हरियाणा, जिद्दू दही का खाना। कुरुक्षेत्र में यहां महाभारत भी हुआ था और चुनावी महाभारत अब अपने आखिरी पड़ाव पर आता दिख रहा है हरियाणा में। अब से 1 घंटा पहले 6 बजे विधानसभा के लिए चुनावी प्रचार, जो चुनावी शोर हम कह सकते हैं, वो थम गया। अब परसों यानी कि 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबाया जाएगा और उसमें कैद हो जाएगी पार्टियों की किस्मत और यह पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को। तो मुद्दे क्या हावी रहे, क्या समीकरण बने और बिगड़े, हरियाणा में हवा किस तरफ बहती दिख रही है, उस पर चर्चा करें। उससे पहले आज 2 दिलचस्प घटनाक्रम हुए जिनका सीधा असर और सीधा संबंध हरियाणा विधानसभा चुनाव से है। दलित का अपमान एक बड़ा मुद्दा बना। कुमारी शैलजा के बारे में अब शब्द बोले गए। एक रैली में बीजेपी ने वो मुद्दा लपका, कांग्रेस को लगातार घेरा, न्योता भी दे डाला कि कुमारी शैलजा आप बीजेपी में आ जाओ। ये तो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी पार्टी है कांग्रेस। लेकिन आज उल्टी गंगा भी बहती दिखी। बीजेपी के एक दलित चेहरा जो कभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यूथ कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सिरसा से सांसद भी रह चुके और इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे हरियाणा के इस सिरसा लोकसभा सीट से, अशोक तंवर 3 बजे महेंद्रगढ़ की रैली में मंच पर पहुंचे, राहुल गांधी से मिले और घर वापसी कर डाली। उस कांग्रेस में वापस आ गए जो उन्होंने छोड़ दी थी अक्टूबर 2019 में। और दिलचस्प बात देखिए, वो तभी राजनीति के बारे में कहते हैं इट मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। और एक रात लंबी रात हो जाती है। यहां रात की बात छोड़िए, 2 घंटे कितना लंबा वक्त हो जाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दोपहर 1 बजे एक्स पर ट्वीट कर रहे थे अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 3 बजे उसी पार्टी को छोड़ दिया। अब दीपेंद्र हुड्डा ने इसे मुद्दा बनाया। जिस हथियार, जिस औजार का इस्तेमाल बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने के लिए कर रही थी, यानी कि दलितों का अपमान, अब अशोक तंवर भी दलित हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में दलितों का अपमान होता है। संविधान की वो किताब, लाल किताब तो निकाल ही ली कांग्रेस ने, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निकाली थी, अब फिर निकाली। पिछले 3 दिनों से अच्छे खासे सक्रिय दिखे हैं हरियाणा में राहुल गांधी। तो ये आखिरी लम्हों में कहानी में कुछ ट्विस्ट आया है क्या? ये एडवांटेज कांग्रेस पर, एक डिसएडवांटेज कांग्रेस एडवांटेज बीजेपी भी होता दिखा। और इसकी कहानी हुई दिल्ली में, जहां पर ड्रग्स की, कोकेन की, नशीले पदार्थों की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। 5,000 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 6,500 करोड़ के नशीले पदार्थ पकड़े गए। और इसमें आरोपी कौन? तुषार गोयल। अब यह तुषार गोयल अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता था कि यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का पदाधिकारी हूं। तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस को घेरेगी कि ड्रग तस्करी वाले लोगों के साथ ये तो हाथ मिलाए बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान में पाप का सामान कहां से आ गया? कांग्रेस सफाई देती घूम रही है कि हुआ करता था, फिर हमने निकाल दिया। लेकिन चुनावी प्रचार के, औपचारिक प्रचार के आखिरी दिन ये 2 बड़ी खबरें आती दिखी। पर एक मुकम्मल तस्वीर, एक खाका अगर हम खींचे तो हरियाणा का चुनाव क्या कह रहा है। मैंने जब ये चुनावी प्रचार की शुरुआत हुई थी, तारीखों की घोषणा हुई थी, तभी कह दिया था
16 अगस्त को चुनावों की घोषणा हुई थी कि हरियाणा में दरअसल 3 मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। पहला, किसान। 2/3 आबादी हरियाणा की कृषि से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर इज द मेन कल्चर, वो मजाक में कहा जाता है। दूसरा, जवान, युवा शक्ति। 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं, लेकिन उसमें जो ये 18 से 29 साल वाले युवा हैं, वो किसके साथ जाएंगे? और इसमें बेरोजगारी जुड़ जाती है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर रहा है। इसमें अग्निपथ योजना भी जुड़ जाती है। लेकिन हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि युवा बढ़ चढ़कर पिछले 10 सालों से बीजेपी के साथ रहा है, नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया है, उस गारंटी की तरफ आकर्षित होता दिखा है। तो यह जवान कहां जाएगा? और तीसरा, पहलवान। और पहलवान की जब मैं बात करता हूं, मैं दरअसल आधी आबादी की भी बात कर रहा हूं। यह वो सूबा है, वो राज्य है जहां नारा बुलंद किया गया था पानीपत से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन महिला पहलवानों का यौन शोषण भी एक मुद्दा बना और विनेश फोगाट उसकी पोस्टर गर्ल भी बनी। और 100 ग्राम ने जो 140 करोड़ लोगों का, भारतवासियों का, आपका मेरा दिल तोड़ा था, उसे बुलाने के लिए चुनावी मैदान में भी उतार दिया कांग्रेस ने। जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस की उम्मीदवार है। यह एडवांटेज कांग्रेस होगा या चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और चौथा, जब जैसे जैसे चर्चाएं आगे बढ़ी, 1.5 महीने से हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो संविधान यानी कि आरक्षण का मुद्दा भी जोर पकड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। तो इन मुद्दों के बीच चेहरों की भी लड़ाई हो रही है क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किए, लेकिन चली उनकी है। उनके हिसाब से कांग्रेस का यह पूरा का पूरा कैंपेन चला। 72 उम्मीदवार उनके पसंद के बताए जा रहे हैं, जो 89 कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। एक तो वामखेमे का है, भिवानी से उनका उम्मीदवार, और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी। 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी पर दांव खेला गया है। इसमें जाट गैर जाट राजनीतिक पुट भी है, वो समीकरण भी प्ले में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा कि नायब सिंह सैनी को देख के तो गर्व का एहसास होता है। बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा में बीजेपी के, लेकिन ये सबसे बड़े नेता हैं। पोस्टरों से बीच में मनोहर लाल खट्टर भी गायब हो गए। लाडवा जहां से नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, अब वहां से काफी तस्वीरें आ रही हैं, किसी पोस्टर में मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर ही नहीं है। तो यह हुड्डा बनाम नायब सिंह सैनी है, या दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी। राहुल गांधी 30 तारीख से हरियाणा में डेरा जमाए हुए हैं। आखिरी के 4 दिन उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में गए। ये चेहरों की लड़ाई किसके पक्ष में जाती दिखेगी? और उसके बाद जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, जाट नॉन जाट में भी क्या दरअसल कांग्रेस दलित वोट बैंक पर भी बैंक कर रही है? जाटों की भी मैं बात करूं, ये जाट नॉन जाट जो राजनीति के बारे में कुछ ओवर एनालिसिस दिल्ली में बैठे सारे नेशनल चैनल्स करते हैं, तो मैं यहां पर आपको एक आंकड़ा बता दूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जाट हैं लगभग 27 से 28%, उनमें से 52%, आधे से ज्यादा जाटों ने बीजेपी को वोट किया था 2019 में। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस को सिर्फ 35%। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा पलट गया और बीजेपी के खाते में रह गए 27%, कांग्रेस को मिले 64%।
इसी में एक और आंकड़ा और जरूरी हो जाता है। दलितों की अगर हम बात करें तो दलित वोट बैंक 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% बीजेपी को मिलता दिखा और कांग्रेस को सिर्फ 25%। लेकिन 2024 में 51% से दलित वोट जो बीजेपी को मिला था गिरकर 24 रह गया, 24%, आधे से भी कम। और कांग्रेस का 25% से बढ़कर 68% हो गया। और अगर एक और आंकड़ा मैं देखूं जो पिछड़ा वर्ग है, यह समझना जरूरी है, गैर जाट और जाट वोट बैंक की राजनीति। 2019 में पिछड़े वर्ग 77% वोट वो बीजेपी को देते दिखे और सिर्फ 14% कांग्रेस। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 46% रह गई बीजेपी की वोट शेयर, पिछड़े वर्ग में 77 से 46 आ गए और कांग्रेस 14% से बढ़कर 51% हो गई। और 4 इलाकों पर हम और नजर डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आज सिलसिलेवार तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। हरियाणा में 4 ऐसे इलाके हैं जिनमें से 3 बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। वहां क्या है मौजूदा हालात, वो हम देखना जरूर चाहेंगे। और इसमें जो जीटी रोड है, इसमें अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत जिले जो आते हैं, 23 सीटें हैं। इन 23 में से 2014 में बीजेपी 21 सीटें जीत गई थी, 23 में से। लेकिन 2019 में 12 बीजेपी को, 9 कांग्रेस को। उसके बाद एक अहीरवाल बेल्ट जो आती है, यानी कि गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले, 11 सीटें हैं। इन 11 में से 11 बीजेपी 2014 में जीत गई थी और 2019 में भी 8 जीती, एक निर्दलीय, 9 हो गए, इनके साथ रह गए कांग्रेस के पास सिर्फ 2। और तीसरा इलाका जो बीजेपी का गढ़ है वो साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, फरीदाबाद और पलवल जिले, 9 सीटें हैं। और यहां पर 2019 में बीजेपी 9 में से 7 जीती, एक अन्य के खाते में गई। कुल मिलाकर बीजेपी के खेमे में 8 सीटें, कांग्रेस सिर्फ 1। और एक देशवाल इलाका भी है जो रोहतक, सोनीपत और झज्जर, यहां 14 सीटों में से कांग्रेस 2014 में 10 जीत गई थी और 2019 में 11। ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। सिचुएशन, परिस्थिति, सूरत हाल वैसा का वैसा है या क्या कुछ बदला, इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा में थमा चुनावी शोर, कौन मजबूत, कौन कमजोर, और किसान, जवान, पहलवान होंगे किस पर मेहरबान। चर्चा में मेरे साथ किसी भी राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं। ऐसे लोग जो चुनाव को और हरियाणा को ट्रैक करते हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया है। देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, और जो मैंने आंकड़े बताए, जाट वोट बैंक, दलित वोट बैंक, पिछड़ा वर्ग, ये कहां कितना गया, सीएसडीएस के आंकड़े भी आपके सामने मैं पेश कर रहा था। इसके अलावा 3 पत्रकार, आदेश रावल दिल्ली से काम करते हैं, हरियाणा को लगातार ट्रैक करते हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मायने क्या हैं उसका आकलन भी करेंगे। और साथ ही साथ रविंद्र सिंह शौरान वरिष्ठ पत्रकार हैं और बलवंत तक्षक, वो दरअसल इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, और साथ ही साथ अनिल आर्य भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब यशवंत, शुरू आपसे करता हूं। प्रचार तो थम गया, किन मुद्दों पर या चेहरों पर, डिफाइनिंग मुद्दा, चेहरा या समीकरण, जो भी आप चुनना चाहें, क्या है जो हरियाणा के नतीजे तय करेगा 8 अक्टूबर को? संदीप, मुझे लगता है मुद्दे गिनाने के लिए बहुत सारे गिनाए जाएंगे, बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा बदलाव का मुझे लगता है।
बदलाव से मेरा अर्थ ये है कि एक इमोशन फॉर चेंज का एक एंटी होता है। दूसरा, इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल पहले तक हम बहुत चर्चाएं करते थे, पहला चर्चा का मुद्दा वही होता था, वो बीच में पहला हट चर्चा गया। था। पर हरियाणा में मतलब एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा वही है। और दूसरी चीज यह है कि वो मुद्दा पिछले चुनाव में भी दिख गया होता, लेकिन विपक्ष के वोट जिस तरीके से बटे थे, उस चक्कर में बीजेपी मतलब एक तरह से दोबारा जो सत्ता पे काबिज हो पाई, वो जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति जो वहां की पुरानी चली आ रही है, अभी आपने सारे आंकड़े दिखाए, उससे दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से भाई 52% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। हम जाट वर्सेस नॉन जाट एनालिसिस एग्जैक्टली करते थकते नहीं है यहां दिल्ली में बैठे हुए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब वो केवल न केवल इस तरीके से पलटा है इस लोकसभा चुनाव में कि जाट वापस कांग्रेस की ओर गए हैं, बल्कि हमने दलितों का रिवर्सल देखा वोटिंग ट्रेंड, जो आंकड़ों से साफ दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था, उसको बीजेपी से वोट ज्यादा पड़े। तो अब ये एंटी बहुत महत्वपूर्ण। इनकम्बेंसी आप एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं इसमें, और सवाल इसलिए भी कि प्रधानमंत्री ने आज ही ट्वीट भी किया। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की है, मैंने जो उत्साह देखा है उससे मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रो इनकम्बेंसी की ताल ठोक रहे हैं, पर इसमें एक विरोधाभास भी है क्या? आप लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 साल 118 दिन जो शख्स मुख्यमंत्री रहा, मनोहर लाल खट्टर को बदलते हैं, तो क्या दरअसल आप खुद ही स्वीकारते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए, उनका एक नेता होने के कारण वो हर कोई अपने हिसाब से दम ठोकता है, और बीजेपी ने तो 400 पार का भी दम ठोका था। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने भी जैसे बोला कि एक मुख्यमंत्री आपने बदला, और मुख्यमंत्री जो बदला ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री था जिसको बदला गया। नहीं, सारे पोस्टरों से मतलब चेहरा ही गायब कर दिया है। एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि अगर आप एमओटीएन के आंकड़े देखें संदीप, पिछले 10 साल में एक्चुअली में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की रेटिंग बॉटम 5 में हमेशा से रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी के इमेज के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी खींच ले गई हरियाणा में अपने आप को, बस उतना बढ़ता। और बाकी एक जाट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक तरह से आप कह लें काउंटर जाट पॉलिटिक्स का एक उन्होंने अपना शिगुफा छेड़ा, जिसका उनको इलेक्टोरल पर वो बेनिफिट आधी है। अधूरी मैं इससे तस्वीर इनकार है। नहीं आधे करूंगा। से ज्यादा जाट अगर बीजेपी के साथ थे तो कौन सा जाट वर्सेस नॉन एग्जैक्टली जाट पॉलिटिक्स? तो इसलिए इसलिए उस चीज को खेल करके जितना लाभ उठा सकते थे प्रधानमंत्री की छवि का, उन्होंने उतना उठाया। लेकिन ये डबल इंजन बिल्कुल नहीं है, ये डबल सिंगल इंजन इंजन बिल्कुल था। नहीं है। पर यहां पर आप बिल्कुल कह नहीं। रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, पर संजय थोड़ा यह समझाइए। और राहुल गांधी ने भी आज एक अहम बयान दिया कि छोटी पार्टियां बीजेपी की ABCD टीम है, इन्हें वोट मत कीजिए, हम किसानों को गारंटी के साथ MSP देंगे। वो ABC टीम किसको कह रहे हैं? अभय चौटाला, मायावती और गोपाल कांडा एक उनका गठबंधन, एक दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर रावण का गठबंधन, एक आम आदमी पार्टी। 2-2, 4-4% भी अगर ये वोट ले जाते हैं तो ये नुकसान किसका करेंगे? कॉमन सेंस कहती है वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। बीजेपी की नाराजगी की वोट वो लेते दिखेंगे। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि ये ABC टीम है, इनको वोट देकर वोट खराब मत कीजिए? हो सकता है ये भी एक समीकरण क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? ये समीकरण है संदीप, क्योंकि अमूमन हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो ABCD जो टीम है उसमें ज़्यादातर एंटी बीजेपी वोट्स बटेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि एक नई पार्टी है जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। नई का मतलब हरियाणा में पहली बार दमखम के चुनाव लड़ रही है। उन्होंने तकरीबन 80-85 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब सवाल यह है कि इस पार्टी का वोटर कौन सा वोटर है? वो एक अर्बन वोटर है। आप चाहे गुजरात का उदाहरण देख लें, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में तो उन्होंने तमाम ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, पंजाब में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उनकी सरकार है दोनों राज्यों में। लेकिन अगर आप इन 2 राज्यों को छोड़ दें, गुजरात को देख लें, गोवा को देख लें, तो ज़्यादातर उनका जनाधार अर्बन वोटरों के बीच में है। और अर्बन वोटर लगातार किनको समर्थन करता रहा है? वो है बीजेपी। तो हरियाणा में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले ऐसे वोटर हैं जो कहते हैं सारी पार्टियां एक जैसी है। वो एक ऑल्टरनेटिव
पॉलिटिक्स को सोचकर उनके कोई ये दिमाग में बड़ा है कि असर भाई, डालेंगी ये या पार्टी बहुत सीधी अलग है। लड़ाई तो बीजेपी मुख्य कांग्रेस बात ये में? है- नहीं, लड़ाई तो सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा असर डालेगी। बड़ा असर का मतलब क्या है? बड़ा असर का मतलब यह है न तो कांग्रेस को न बीजेपी को मेजॉरिटी आती है, क्योंकि तमाम ये छोटी पार्टियां इतनी सीट ले जाती हैं जिससे हंग असेंबली हो जाए। इसको मैं कहूंगा कि ये जबरदस्त इनका प्रदर्शन रहा या इन्होंने जबरदस्त असर डाला। ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा मुझे नहीं लगता है दिखता। कि सबसे बड़ा घाटे का मुद्दा क्या दिख रहा है मतलब आपको, मुकाबला जो सीधा- हरियाणा के नतीजे तय करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण एंटी इनकम्बेंसी मूड बना है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आप अग्निवीर को ले लें और बेरोजगारी का शुद्ध अर्थ ये ना निकालें कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। बेरोजगारी का मतलब है आपको अपनी जीविका चलाने में कितनी सफलता सरलता हो रही है या आपको परेशानी है। अगर आप किसानों की बात करें तो बेरोजगारी, अगर आप अग्निवीर की बात करें उससे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है हरियाणा के चुनाव में। पर और आप उसी लगातार मुद्दे के ये भी कारण मेंटेन एक करते रहे हैं, एंटी हमने इनकम्बेंसी इतने मूड बना एनालिसिस है। किए हैं संजय कि भाई मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी महंगाई, ये मुद्दे होते हैं, पर ये चुनाव को ही तय कर दें इतने बड़े कभी नहीं बन पाते, या इस बार बदल रहा है? नहीं, ऐसा कह पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि चुनाव को तय कौन कर देगा। अगर हम ये कहें कि, क्योंकि कोई एक मुद्दा नहीं होता जो तय कर देता है। हाँ। 2-3 मुद्दे होते हैं, उनका प्रभाव वोटर के वोट देने के मन पर या उनके वोट देने के निर्णय पर, उसके डिग्रीज अलग अलग होते हैं। मुझे लग रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा असर डाल रही है, एक लोगों बड़ा के वोट असर देने डाल के रही है। निर्णय और बेरोजगारी की जब बात होती है रविंद्र चौहान, तो मुझे गोहाना के वो माटूराम हलवाई की वो जलेबी जलेबा जो भी कह दो, उसकी बात फिर से आ जाती है जहन में। जलेबी एक मुद्दा बना 2 दिन पहले, और उसमें भाई एक्सपोर्ट भी करेंगे और इतने लोगों ने नौकरी मिल जाएगी, राहुल गांधी ने कहता पाया गया, और अपनी बाण के लिए एक वो शेर भर बंधवा के भी ले गया जलेबी। बीजेपी घेरती दिखी, अरे जलेबी कौन सी फैक्ट्री में बनती है, जलेबी कैसे एक्सपोर्ट हो जाएगी? दरअसल मुद्दा हो गया बेरोजगारी, वो सेंटर स्टेज पर आ गया क्या? क्योंकि पलटवार भी होने लगे भाई। जैसे वो गैस की पाइपलाइन, वो गंदे नाले के ऊपर कोई पाइपलाइन जा रही है, उसमें से गैस निकाल के पकोड़े तले जा सकते हैं, ऐसे जलेबी भी एक्सपोर्ट हो सकती हैं। जलेबी के जरिए रोजगार कुछ बड़ा मुद्दा, वो गूंज सुनाई दी आपको? जी बिल्कुल, नमस्कार संदीप जी, बिल्कुल सही बोला आपने, यही है मसला। मैं कल लाडवा विधानसभा क्षेत्र में गया था, जो मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां एक लड़का मुझे मिला, उसने बताया कि गांव का नाम लेके, उमरी गांव है जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उस गांव से पिछले महीने 3 लड़के डंकी मार के गए थे, लाखों रुपए की जमीन बेच के, और कुछ महीने पहले गए थे, पिछले महीने वो वापस आ गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का यहाँ पर है। ना बेरोजगारी मुद्दा है, पर थोड़ा सा बात ने कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया कि राहुल गांधी ने कि एक्सपोर्ट जलेबी एक्सपोर्ट थोड़ा होंगी। अब वो बीजेपी वाले भी बिना बात क्या उनकी ही पिच पे आके खेलने लगे, और एक्सपोर्ट कहाँ होती है भाई? माथुराम पे 2 करोड़ की रैंसम कॉल भी आई हुई है, ये हरियाणा वाले जानते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे खासे नोट कूटे हैं जलेबी बेच के। सर देखिए, माथुराम की जलेबी चाहे ना हो एक्सपोर्ट, लेकिन एक बात तो तय है कि बीकानेर की तो होती है, उसकी तो पूरे विश्व में जाती है सर। और उस हिसाब से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को जो लोकल प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और हरियाणा तो वैसे भी बिजनेस फ्रेंडली इलाका है, दिल्ली से घिरा हुआ है, लेकिन वहां पर बिजनेस के ऊपर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा। SEZ जो बनाया गया था पिछली सरकारों में, उसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखी। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मारुति की एजेंसी आई, होंडा की एजेंसी आई, फैक्ट्रीज आई, लेकिन उस तरीके से डेवलपमेंट वहां पर दिखा नहीं। बीजेपी जब कहती है खर्ची पर्ची हमने खत्म कर दी भाई, ना तो पैसे देने की जरूरत पड़ती, ना किसी की पर्ची चालती। अब इसमें काफी हद तक एक सच्चाई भी है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और इसी मुद्दे पर बीजेपी के लोग हर प्रचार कर रहे हैं चुनाव में। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बिना खर्ची पर्ची का मामला C और D ग्रेड नौकरी के लिए है,
जो बड़ी नौकरियां हैं उन नौकरियों में जो एचपीएससी है वहां पर तो करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं और उसके ऊपर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। वो भी तो एक साथ में बड़ा मुद्दा है ना। और फिर वही सीईटी का एक एग्जाम हुआ, मैं फिर बता रहा हूं, 12 लाख बच्चों ने 2021 में एग्जाम दिया, आज तक उस 2024 में वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 25,000 बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं नौकरी का। तो नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के सी और डी ग्रेड की दी गई, ये बीजेपी की अचीवमेंट्स में से एक है। लेकिन नौकरियां ढेर सारी खाली पड़ी हैं, लोग आज भी बेरोजगारी की लाइन में लगे हैं। और अग्निवीर देखिए, हरियाणा के तो जो लोग हैं उनमें से आप मानिए कि कोई ऐसी फौज नहीं है, पैरामिलिट्री या सेना की पुलिस हो या फिर हरियाणा की पुलिस हो, जहां पर यहाँ के बच्चे सिक्योरिटी में ना गए हो। यहां तक कि प्राइवेट जो तो सिक्योरिटी मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पर यहां पर आदेश आपके हिसाब से क्या तय करेगा हरियाणा का चुनावी नतीजा? कौन सा मुद्दा या कौन सा चेहरा, और उसमें दलित फैक्टर जो इतना लंबा प्ले आउट करता दिखा और आज भी जुड़ गया। आखिरी दिन, प्रचार के दिन, अशोक तंवर का एक बड़े नाटकीय अंदाज में कांग्रेस में घर वापसी कर लेना, यह बीजेपी के लिए क्या झटका साबित होगा? देखिए, मेरा साफ मानना है, कुमारी शैलजा को लेकर भी मेरा ये कहना था, मेरा साफ मत था कि ओवर रीड कर रहे हैं। कुमारी शैलजा इतना बड़ा फैक्टर बन जाएंगी कि वो अपनी नाराजगी से नुकसान पहुंचा देंगी, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अशोक तंवर की एंट्री भी कोई बहुत बड़ी जान फूंक देगा या सब कुछ बदल देगा कांग्रेस के लिए, ऐसा भी नहीं है। पर ये दलित फैक्टर की राजनीति किस तरह से अनफोल्ड कर रही है? पहले कुमारी शैलजा, अब अशोक तंवर, पहले बैकफुट पर कांग्रेस, अब बैकफुट पर बीजेपी। आप सबने सारे मुद्दे डिस्कस कर लिए कि कौन सा मुद्दा होगा जो बीजेपी को हराएगा या कौन सा मुद्दा चुनाव में चलेगा। आप लोगों ने एक मुद्दा छोड़ दिया, उस मुद्दे का नाम है मरोड़। हरियाणा में बड़ी कहावत है कि चुनाव में ना वो अच्छे खासे की मरोड़ निकाल देते हैं। तो हरियाणा का चुनाव इसलिए नहीं होता कि उनको बीजेपी को हराना है, कांग्रेस पार्टी हराना, उनको संदीप चौधरी को हराना है, इसलिए वो मुझे जिताएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मरोड़ का भी है। अब मैं आता हूं, जो आपका सवाल था अशोक तंवर वाला, कि एकदम से सरप्राइजिंग लगा कि सफेदों में थे और महेंद्रगढ़ पहुंच गए। दरअसल सब कुछ स्क्रिप्टेड था। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं हुई कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से अशोक तंवर सेंटर लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के टच में थे और उनको लेके पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी कि इनकी ज्वाइनिंग कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। और हैरान की बात यह हुई कि सबको मालूम था कांग्रेस पार्टी के अंदर टॉप लीडरशिप को, और जो 2 महत्वपूर्ण जनरल सेक्रेटरीज हैं जो राहुल गांधी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वो इस पूरी एक्सरसाइज को कर रहे थे। तो आखिर तक सस्पेंस बना के रखा। लेकिन जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे अपने मंच से महेंद्रगढ़ में, उस वक्त अशोक तंवर नीचे गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही भाषण खत्म होगा तो मेरे पास एक फ़ोन आएगा और फ़ोन के बाद फिर वो ऊपर जाएंगे और फाइनली उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में हो जाएगी। मैं एक चेंज देख रहा हूं संदीप जी, पहली बार कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों की परवाह कभी नहीं करती थी, पहली बार वो नैरेटिव पे काम कर रही है। जिस तरीके से दलित को लेके, शैलजा को लेके बीजेपी ने बार बार, मतलब वो नाराजगी से नुकसान की गुंजाइश को लिमिट करती दिख रही है क्या? पर इसके अंदर फिर भी वो मरोड़ और मड़क की जो बात की, वो कांग्रेस में भी थोड़ी अभी भी बची हुई है क्या? क्योंकि आखिरी दिन प्रचार के फिर प्रचार से गायब हो गई कुमारी शैलजा और दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करती पाई। एक तरफ आप अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, भाई अशोक तंवर को पकड़ लाए और कानो कान खबर नहीं होने दी बीजेपी की, पर एक मरोड़ मड़क तो अभी भी बची हुई है। ये परेशानी का सबब होगा क्या कांग्रेस के लिए, या हो सकता है क्या? क्या पता पार्टी के भीतर भी बैलेंस करने की कोशिश की हो इस एक्सरसाइज से, हमें क्या पता, नहीं हो सकती क्या? हाँ, अब ये बैलेंसिंग में कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, मुंह दापट जाए आदमी बैलेंसिंग के चक्कर में। नहीं संदीप जी, क्या है, उनकी पार्टी वो चलाएंगे, लेकिन हम तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली बार कांग्रेस पार्टी नैरेटिव पे काम किया है। पहली बार उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि हम भी ऐसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, और पिछले 1 हफ्ते से तैयार हुआ था कि ज्वाइनिंग कब होनी चाहिए, और फाइनली इन्होंने तय किया कि जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन होगा उस दिन अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आज ही कुमारी शैलजा मिली, तो नैरेटिव क्या रखना है इस पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ क्रिएटिविटी का। आज बीजेपी ने
अखबारों में विज्ञापन दिया है जिसमें अखबारों की ही क्लिपिंग काट के वो बनाया गया है। दरअसल ऐसी विज्ञापन कांग्रेस पार्टी दे रही थी पिछले हफ्ते में पूरा, तो बीजेपी को भी उस पर आना पड़ा। यानी क्रिएटिविटी के लिहाज से भी आपके यहाँ बैंकरप्सी आ गई है और अब आपको दूसरी पार्टी को कॉपी करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे खट्टर साहब का फोटो गायब होना, और आप ना खट्टर साहब की बात कर रहे थे, आपको एक बात बोल देता हूँ, 8 तारीख को मनोहर लाल ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो फैसला किया था कि उनको हटाना है वो फैसला गलत था। इस बात को वो साबित कर देंगे, देखना आपने जब रिजल्ट आएंगे। तो बेसिकली क्या है, दोनों तरफ जो लड़ाई है वो इसी बात को लेके है। इसके अंदर नहीं, मेरी लाठी ज्यादा मजबूत है। एक और क्विक पॉइंट जो मैंने दलितों का भी आंकड़ा बताया, भाई दलितों में तो 77% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था 2019 में, ये गिरकर 46% हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस को 14% ने दिया था, ये ओबीसी की बात कर रहा हूं। 51% कांग्रेस को देते दिखे और दलित तो 25% से 68% बढ़ गए। तो ये जाट दलित ये कॉम्बिनेशन क्या कांग्रेस के लिए साफ काम करता दिख रहा है जो हमने लोकसभा में देखा, या लोकसभा और विधानसभा में चुनाव देखिए अलग अलग होते हैं तो समीकरण भी थोड़े अलग हो जाते हैं क्या? संदीप जी 2019 में जितनी जातियों के आपने नाम लिए ये कोई जाति नहीं थी, ये सब हिंदू थे और उनके ऊपर राष्ट्रवाद हावी था। 2024 में आते आते ये सब लोग अपनी अपनी जातियों में तब्दील हुए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली। मैं हरियाणा की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। दूसरा, जब आपने ये कहा कि दलित और जाट, आप देख लीजिए पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो दलित है और जो विधायक दल का नेता है वो जाट है। यानी कांग्रेस पार्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक हरियाणा में है वो जाट और दलित का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए शैलजा को लेके राहुल गांधी ने नारायणगढ़ में दोनों के हाथ मिलवाए, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के, और इसीलिए अशोक तंवर की आज एंट्री हुई ताकि वो चाहते हैं कि कम से कम ये दो वोट बैंक हैं दलित का और जाट का, ये इकट्ठा रहेगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी। ज्यादा जाते दिखेंगे। अब इलाकाई समीकरण पर भी नजर डाल लें और अनिल आर्या से बेहतर कौन इनका विश्लेषण कर सकता है। अनिल आर्या जी, अगर हम जीटी रोड की बात करें, पहले वहीं से शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर 23 सीटें, और ये अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत 21 सीटें बीजेपी जीत गई थी 2014 में, पर यह आंकड़ा 12% पर आ गया था। मजबूत इलाका पर कांटे की टक्कर हो गई थी। इस बार जीटी रोड के दोनों तरफ के इलाके क्या कह रहे हैं, ये किसकी मजबूती दिखा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बार भी भाजपा कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस वहां से निश्चित तौर पे स्टैंड मारेगी और अच्छी खासी स्टैंड मारेगी। आप अगर नीलोखेड़ी देखें, नीलोखेड़ी में धर्मपाल गौंडर जो आजाद उम्मीदवार है, पिछली बार जीते थे, पार्टी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दी है। और वहां राजकुमार जो एक्स मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट, वो बड़े भारी। हम इतने माइक्रो एनालिसिस में नहीं जाते अनिल आर्या जी, क्योंकि बाकी दर्शकों को जो हरियाणा के नहीं है वो नीलोखेड़ी जानते नहीं है। मैं इलाके के हिसाब से अगर देखूं 12 और 9 का आंकड़ा था, क्या ये और टक्कर में तब्दील होगा या दरअसल कांग्रेस क्या बीजेपी से आगे भी निकल सकती है इस इलाके में इन 23 सीटों में? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपर हैंड रहेगी इन इलाकों में और 9 से वो गेन करेगी। हो सकता है बराबर भी हो, पर इन 23 सीटों पर 1-2 सीट ऐसी भी है, जैसे अंबाला है, पानीपत ग्रामीण है, वह इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि इन 12 और 9 के साथ साथ कुछ, और ऐसे में ये जो संकल्प यात्रा पे निकले राहुल गांधी, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा भी, भाई सब अपनी यात्रा ही निकाल रहे हैं, हुड्डा की अपनी यात्रा, शैलजा की अपनी, रणदीप की अपनी, अब राहुल भी उतर गए यात्रा करने और नारायणगढ़ से शुरू की, इसी जीटी रोड इलाके पर पहला दिन बिताया। ये इससे कुछ समा बदला है या मन पहले बन चुका था? देखिए, अधिकांश वोटर पहले मन बना लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंतिम क्षणों में वोटर का मन नहीं बदलता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रैली का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उससे पहले जीटी बेल्ट पर अमित शाह भी आ चुके, नरेंद्र मोदी आ चुके थे, तब एक ऐसा लगा था कि बीजेपी को कुछ एज मिला है। अहिरवाल वाली बेल्ट क्या कहती है अनिल आर्या? 11 सीटें हैं ये, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की, 11 में से 11 जीती बीजेपी ने 2014 में, और 2019 में 8 + 1 तो 9 मान लूं,
मतलब वो गढ़, वहां पर बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को, उम्मीदें बरकरार रहेंगी, उम्मीदों पर खरा उतरेगा इलाका। मुझे लगता है कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो अहिरवाल बेल्ट में जो 11 सीट है हमारे पास, उसमें से मैं ये मान के चलता हूँ 6 से 7 सीट निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2019 वाला अपना लगभग आंकड़ा फिर से छू सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, महेंद्रगढ़ में जहाँ राव दान सिंह बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के और बड़ा फेस कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका खुद का इलेक्शन फंसा हुआ है, जबकि रामविलास शर्मा वहां से उनकी टिकट काट दी गई और रामविलास शर्मा के जो लोग थे वो भाजपा के कैंडिडेट के साथ नहीं है। इसके बावजूद वहां पर इलेक्शन दान सिंह का फंसा हुआ है। ऐसे ही अगर आप और सीटों पे आए, एक चिरंजीव जो रेवाड़ी है उसका तो जरूर लगता है। और वह इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है संदीप जी, वो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट सतीश यादव वो भाजपा के पर अहिरवाल में इस इलाके में बीजेपी ने अपनी मजबूती कायम रखी। और दक्षिण हरियाणा की बात करूं मैं, फरीदाबाद पलवल की, तो 9 में से 7 जमा 1 8 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। मैं एक निर्दलीय को भी उनके साथ जोड़ लूं। इस बार क्या है सूरत हाल? मुझे लगता है आंकड़ा कम होगा, कम होगा। वहां 5 से 6 सीट भाजपा की आ सकती हैं, लेकिन वहां इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। जैसे आपका तिगाव है, वहां ललित नागर स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपका बल्लभगढ़ है और शारदा राठौर जो कांग्रेस की टिकट मांग रही थी वो काफी मजबूत है भाजपा के मुकाबले में। और एक तो ये बागी क्या खेल करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने 2 गुटों का जिक्र नहीं किया, बड़ा संक्षेप में कमेंट चाहूंगा अनिल। हमने पहलवानों की यानी कि महिलाओं की, ये विनेश फोगाट जी मैस्कट बनी, महिलाओं के साथ क्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा ही हरियाणा में बुलंद हुआ। ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है विनेश फोगाट। बहुत से लोग तो अब ये भी कह रहे हैं भाई जुलाना फंस गई, क्या फंस गई तो क्या वो दरअसल इतना बड़ा फायदा नहीं देती दिख रही है कांग्रेस को, या ये नैरेटिव बनता है, ये बातें चलती हैं, कुछ कुछ अफवाहें चलाई जाती हैं? कैसे देखते हैं आप इसे? महिलाओं का मत किधर जाता दिख रहा है? देखिए संदीप जी, महिलाओं से अधिक जो कम्युनिटी वाइज वोट जा रही है, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जाट कम्युनिटी की जो मैक्सिमम वोट है वो कांग्रेस के साथ जा रही है। ऐसे दलित बेशक कितने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की भाजपा ने, क्या शैलजा कितना अलग से रही, लेकिन दलित वोट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। ऐसे मुस्लिम वोट 6 लोग हैं मुस्लिम, आपके मेवात की 3 सीट, एक आपकी हथीन की सीट और एक जगाधरी की सीट। एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि सोना में इंडिपेंडेंट मुसलमान है, वहां वोट मुसलमानों की ज्यादा है, वो भी बड़ी फाइट में है। तो मुझे लगता है कि महिला और जेंट्स की बजाय अगर कम्युनिटी वाइज हम देखते हैं तो एक मुद्दा जो इस चुनाव को तय करेगा, 10 सेकंड में बस आखिरी जवाब आपका। देखिए इसमें एक कोई मुद्दा विशेष नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है वो बड़ा अहम मुद्दा है। जो आपका ये जवान किसान और पहलवान का मुद्दा है, ये भी इफेक्टिव मुद्दा है। इफेक्टिव मुद्दा है। आदेश, आपके हिसाब से आपने ये नहीं बताया क्या मुद्दा तय करेगा, सिर्फ मरोड़ ही मरोड़ है या कुछ और मुद्दा भी है? या हराने के लिए जो हमने पहले दिन से ये कहा कि भाई जनता जिता रही है कांग्रेस को, कार्यकर्ता क्या हरा रहा है बीजेपी को, इस सवाल से हमने ये पूरा का पूरा 1.5 महीने का सिलसिला शुरू किया था। नहीं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये सब तो है ही है जो आप लोग कह रहे हो कि अग्निवीर और बेरोजगारी ये सब है, किसान पहलवान बेटी सब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है वो है मरोड़। लोग जो है उसको निकालना चाहते हैं। अब ईब की बार तो मरोड़ काटेंगे, बस एक ही नारा है उनका। और ये हरियाणा में, ये जो हरियाणा की राजनीति से वाकिफ हैं, हराने के लिए वोट डाली जाती है। और इस बार किसको हराने के लिए मन बना लिया है हरियाणा वासियों ने? ये 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी तो होगा ही। हजारों की तादाद में राय आ रही है, कुछ साझा भी की। एक राय खास आपके सामने बाकायदा मैं पेश करना चाहूंगा। R.K. खुरपा हैं, मोरिंडा, पंजाब के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि इसमें कोई 2 राय नहीं, किसान जवान पहलवान का मुद्दा असर डालेगा। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि इन मुद्दों को बड़ा बनाने में बीजेपी का बड़ा रोल है। तो ये क्या मुद्दे परोस कर दे दिए बीजेपी ने, और इन मुद्दों पर अपना रुख रवैया साफ नहीं कर पाई है क्या बीजेपी? 8 को तय होगा। ABP News,
आपको रखे आगे।